नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के विभिन्न कालों में क्या क्या नाम थे। मतलब प्राचीन समय में रामायण काल, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, महाजनपद काल, गुप्त काल, इन कालों में छत्तीसगढ़ को किन नामों से जाना जाता था, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा चीज, ये जो छत्तीसगढ़ वर्तमान समय में जो नाम है, तो ये नाम कैसे रखा गया, कैसे इस नाम की उत्पत्ति हुई, इसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का उल्लेख हमको कहां कहां मिलता है, कब कब मिलता है, उन सारे चीजों को हम लोग डिटेल से देखेंगे, जो कि आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को जो है आखिर तक देखिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के विभिन्न कालों में विभिन्न नाम। तो यहां पर अगर हम लोग कालों के हिसाब से देखेंगे, जो अलग अलग जो समय था, जैसे कि हमारे जो पौराणिक धर्म ग्रंथ है, वहां पर हमारी जो दुनिया है उसको जो है समय को 4 युगों में बांटा गया है। सबसे पहला सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, उसके बाद जो वर्तमान जो युग चल रहा है वो कलियुग। तो यहां पर अगर हम लोग सतयुग की बात करें, तो सतयुग में छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कुछ नदी वगैरह का उल्लेख जरूर मिलता है, महानदी वगैरह का। अगर हम त्रेता युग में आए, त्रेता युग जिसमें रामायण को माना जाता है कि रामायण की जो घटना थी, या फिर त्रेता युग का संबंध रामायण काल से भी माना जाता है। तो अगर हम रामायण काल की बात करें, और रामायण के विषय में हमको जानकारी जहां से मिलती है वो है रामायण ग्रंथ, जिसके आधार पर उस काल को रामायण काल के नाम से जाना जाता है। इसका जो स्रोत है वो रामायण है और कुछ अन्य ग्रंथ हैं। तो अगर हम रामायण काल की बात करें, तो इस काल में छत्तीसगढ़ का हमें काफी सारा वर्णन मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रामायण काल, कि भाई रामायण काल में हमें छत्तीसगढ़ का कुछ नाम वगैरह, कुछ जिक्र वगैरह मिलता है, और मिलता है तो किस प्रकार से मिलता है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देखिएगा, रामायण की मैं अगर बात करूं तो इसकी रचना की है वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई है। रामायण मूलतः प्रभु श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण जीवन वृतांत को वर्णित किया गया। उनके बचपन क्या, उनका जब जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले की घटनाएं भी हमको मिलती है। उसके बाद उनका जन्म कैसे हुआ, उनका बाल्यकाल, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, उनका युवा अवस्था कैसा था, उनका विवाह कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके बाद विवाह के बाद क्या हुआ, किस तरह से उनको जो है क्या बोलना चाहिए, जो वन में भेजा जाता है ना, वनवास, किस तरह से उन्हें वनवास की प्राप्ति होती है। माता सीता का वहां पर रावण द्वारा हरण होता है, फिर रावण से युद्ध होता है, वानर सेना, फिर माता सीता को लेकर के ये वापस अयोध्या लौटते हैं। तो ये तमाम चीजें हमें रामायण में देखने को मिलती है। तो रामायण के संबंध में ध्यान रखेंगे कि यह एक महाकाव्य है। ठीक, रामायण क्या है, एक महाकाव्य है जिसमें काफी सारे काव्यों का संग्रह है। लगभग 24 लाख श्लोक इसमें है। नहीं, 24,000 श्लोक इसमें है। लाख बोल रहा हूं मैं, माफी चाहूंगा। 24,000 श्लोक रामायण में है। रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। और ये क्या है? तो महाकाव्य है। अब आते हैं हम लोग इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का किस प्रकार का जिक्र मिलता है। तो इस काल में रामायण के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कहा जाता था दक्षिण कोसल। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कहा जाता था दक्षिण कोसल। और रामायण के अनुसार यहां के जो राजा थे उनका नाम था भानुमंत। राजा भानुमंत यहां के राजा थे रामायण ग्रंथ के अनुसार। ठीक, रामायण ग्रंथ में भानुमंत जी को सुसंस्कृतवान इस टाइप से बताया गया है कि काफी अच्छे राजा हैं इस टाइप से, और इस प्रदेश में वो शासन करते हैं, रूल करते हैं इस टाइप से। ठीक, अब राजा भानुमंत की एक पुत्री थी जिनका नाम था भानुमति।
पिता के नाम पर ही पुत्री का नाम क्या था? भानुमति। ध्यान रखेंगे कि राजा भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था। अब राजा भानुमंत की पुत्री भानुमति जब युवा अवस्था में होती है और जब उसके विवाह की बातें शुरू होती है तो राजा भानुमंत उनके लिए सुयोग्य वर की खोज करते हैं और ये पहुंच जाते हैं उत्तर कोसल के राजा। देखो कोसल, दो कोसल थे, एक उत्तर कोसल एक दक्षिण कोसल, ठीक। तो राजा भानुमंत कहां पहुंच जाते हैं? उत्तर कोसल, जिसकी राजधानी उस समय अयोध्या हुआ करती थी और यहां के राजा थे राजा दशरथ, ठीक। राजा दशरथ जो है ये अयोध्या के राजा थे और राजा भानुमंत ने अपनी पुत्री भानुमति का विवाह कर दिया राजा दशरथ से। अब विवाह के बाद हमारे समाज में जो कन्या है कई बार उसका नाम परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। तो जो राजकुमारी भानुमति थी उसके नाम में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो उस कारण से उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और वो जिस क्षेत्र से थी उस क्षेत्र के नाम पर उसका नाम रखा जाता है कौशल्या। कौशल्या, ठीक। तो कौशल्या आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा माता कौशल्या के बारे में। अब जो है आगे चल करके राजा दशरथ और रानी कौशल्या से राम जी का जन्म होता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का, ठीक। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है कि रामायण के अनुसार इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा जाता था। यहाँ के राजा थे रामायण कालीन राजा भानुमंत, उनकी पुत्री का नाम था भानुमति और इनका विवाह किनसे हुआ? दशरथ से, राजा दशरथ, जिसके बाद इनका नाम जो है कौशल्या रखा गया और इनसे पुत्र कौन उत्पन्न हुए? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं उनके पिता हुए दशरथ, माता हुई कौशल्या और कौशल्या जी की माता पिता कौन थे? भानुमंत। तो राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाना हुए भानुमंत जी। अगर यहाँ पर माता कौशल्या के कोई भाई होते तो उनके मामा भी होते ना छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हम छत्तीसगढ़ वासी भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना भांजा मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रामचंद्र जी का ननिहाल इसको माना जाता है, मामा का घर इसको माना जाता है, मतलब वर्तमान छत्तीसगढ़ को। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो हो गया रामायण का प्रमाण। अब यहाँ पर कुछ पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे कि रायपुर में एक स्थान है चंद्रखुरी। कहां पर? रायपुर में चंद्रखुरी। चंद्रखुरी यहां पर माता कौशल्या जी का एक मंदिर स्थापित किया गया है। माता कौशल्या जी का मंदिर है चंद्रखुरी और ये इकलौता मंदिर है माता कौशल्या जी का। इसके अलावा कहीं भी इनका मंदिर नहीं है। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का नहीं, उनकी माता जी का बोलना चाहिए पूजा पाठ होता है, ठीक। तो चंद्रखुरी रायपुर में इनका मंदिर है। अगर मैं बात करूं इसको किसने बनवाया था, कब बनवाया था, तो जो प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पर सोमवंश के शासकों द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था, ठीक। सोमवंश के शासकों द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। 8वीं 9वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। लगभग मोटा माटी आज से 1200-1300 साल पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था सोमवंश के शासकों द्वारा। तो वर्तमान में जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं काफी मतलब न्यूज में है, चर्चाओं में है। भाई वो तो हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी खाली चर्चा में है, हमेशा रहते हैं, ठीक। तो जैसे राम मंदिर का उद्घाटन वगैरह हुआ तो ये क्वेश्चन यहां से काफी बन सकता है। राम वन गमन पथ, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहां ध्यान रखोगे कि माता कौशल्या का मंदिर चंद्रखुरी में है, इकलौता मंदिर है, सोमवंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था 8वीं 9वीं शताब्दी में, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोगों को रामायण से ध्यान रखना है कि रामायण में जो है इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा गया है। इसके अलावा दक्षिण कोसल शब्द का उल्लेख हमको एक और ग्रंथ में मिलता है आगे चल करके कालांतर में। एक राइटर हुए पाणिनि, ठीक। ठीक, एक राइटर हुए पाणिनि। तो इनकी रचना है अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में
इन्होंने इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल लिखा है। और ये साहित्यिक ग्रंथ है, मतलब कि साहित्य में भी जो है इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा गया। ये लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ को लिखा गया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक थे ना, उनसे भी पहले इस ग्रंथ को लिखा गया था। तो उसमें भी इन्होंने जो है इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा है। अगर हम रामायण की बात करें तो वह एक पौराणिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ हम लोग मानेंगे। तो अगर वैसा पूछा जाता है किस धार्मिक ग्रंथ में, पौराणिक ग्रंथ में, तो रामायण, और किस साहित्यिक ग्रंथ में, तो अष्टाध्यायी का विवरण आप लोग दे सकते हो। ठीक, ये तो हुआ रामायण काल में दक्षिण छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। वहीं एक और चीज आता है कि रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था। बस्तर भी छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न अंग है ना, तो बस्तर को रामायण काल में बोला जाता था दंडकारण्य। ठीक, दंडकारण्य। और एक चीज ध्यान रखोगे कि रामायण में दंडकारण्य क्षेत्र का बहुत बार उल्लेख मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिन राक्षसों का वध किया था, चाहे वो खरदूषण हो, चाहे वो सबरी का जूठा बेर खाने वाली घटना हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे राक्षस, उनके विवाह के पूर्व, विवाह के पश्चात या फिर वनवास के पश्चात भी जो भी इस तरह के राक्षसों वाली घटनाएं घटित होती है, अधिकतर दंडकारण्य क्षेत्र में ही हुआ था। तो दंडकारण्य वर्तमान बस्तर क्षेत्र को रामायण में कहा गया है, ध्यान रखेंगे। और अभी भी जो है बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, बस्तर को दंडकारण्य और शेष छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से उल्लेखित किया गया है रामायण में। अब आते हैं हम लोग अगला काल, द्वापर युग। द्वापर युग। अब द्वापर युग की अगर हम लोग बात करें तो इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण खंड होगा वो होगा महाभारत, या फिर इसको हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। ठीक, महाभारत काल में। महाभारत आप सभी को पता होगा किसने लिखा है महाभारत को, तो महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की है। और इसमें लगभग 1 लाख के करीब श्लोक हैं महाभारत में। ठीक, महाभारत का जो पुराना नाम था वो था जय संहिता। ठीक, जय संहिता। आगे चल करके जब इसमें श्लोकों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, 1 लाख हो गई, तो इसको जो है महाभारत कहा जाने लगा। ठीक, और महाभारत में हमको किसकी कथा मिलती है, तो भाई पांडवों की कथा मिलती है ना। यह भी एक महाकाव्य है रामायण की तरह, ये भी ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है ना प्राचीन कालीन या कुछ 2 पौराणिक ग्रंथों का उदाहरण दीजिए, तो महाभारत और रामायण ये दोनों जो हैं महाकाव्य हैं। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। तो इस काल में छत्तीसगढ़ का हमें 2 नाम मिलता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का हमें 2 नाम मिलता है। एक तो मिलता है कोसल, मतलब जो दक्षिण कोसल शब्द था ना उससे दक्षिण हट गया, तो महाभारत काल में हमको कोसल का जिक्र मिलता है। कोसल मतलब इस क्षेत्र को। दूसरा जो जिक्र मिलता है वो है प्राक कोसल। प्राक कोसल। ठीक, प्राक कोसल। ये 2 नाम जो है हमें छत्तीसगढ़ के लिए महाभारत से मिलता है। दूसरा चीज अगर हम बस्तर को पकड़ें तो बस्तर को इस काल में बोला जाता था कांतर। ठीक, कांतर। अब यहां पर अलग अलग काल में बस्तर को क्या बोला जाता था, शेष छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था, दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, कोसल, प्राक कोसल। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखोगे, मैं यही लिख रहा हूं कि महाभारत में छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन महानदी के नाम से नहीं, इसका उल्लेख मिलता है चित्रोतपला नाम से। ठीक, चित्रोतपला। आगे जब हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें फिर से रिपीट होगी। महाभारत काल हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इस काल में कौन कौन से राजाओं का यहाँ पर जिक्र मिलता है, जैसे कि भब्रुवाहन जो अर्जुन के जो पुत्र थे ना, उन्होंने भी इस क्षेत्र में शासन किया था। ठीक, तो ये तमाम चीजें। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि भानुमंत के कोई पुत्र नहीं थे, तो आगे चल करके यह क्षेत्र जो है ना राजा दशरथ जी को प्राप्त हो जाता है, रामचंद्र जी को प्राप्त हो जाता है। और राजा रामचंद्र या फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाद यह जो क्षेत्र है वो प्राप्त होता है उनके पुत्र कुश को।
राम जी के दो पुत्र थे ना, लव और कुश। लव को जो है ना वो अयोध्या उधर वाला एरिया मिलता है, ठीक, और कुश को जो है छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र मिलता है, और इसी कारण से इस क्षेत्र को बोला गया कुश स्थली, ठीक। तो ये नाम भी एक हम बोल सकते हैं कि रामायण में छत्तीसगढ़ को कुश स्थली भी बोला गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, कुश स्थली, ठीक। राम जी के पश्चात यह क्षेत्र जो है कुश को प्राप्त हुआ, क्योंकि भानुमंत जी का कोई पुत्र नहीं था, तो यह क्षेत्र जो है दशरथ जी, उसके बाद उनके पुत्र राम जी, उनको प्राप्त हो गया। तो आगे चल करके कुश को यह क्षेत्र प्राप्त हुआ, ठीक। तो इतना ध्यान में रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगला जो काल है वो होगा महाजनपद काल। इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। अब तीसरा महाजनपद काल, महाजनपद काल। महाजनपद काल क्या है भाई? तो देखो हमारा जो समाज है, या फिर मैं सीधा सीधा बोलूं तो मानव पहले आदि मानव के रूप में रहता था, फिर वो विकसित होता गया, फिर वो ग्रामीण अवस्था में आया, गांवों में निवास करने लगा, उसके बाद फिर वो जो है धीरे धीरे नगर स्थापित करके रहने लगा, मतलब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो नगरों का उत्थान होना शुरू हुआ। तो महाजनपद काल में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों का उत्थान होता है और बड़े बड़े राज्यों का भी उत्थान होना शुरू हो जाता है। तो महाजनपद काल जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था महाजनपद काल। तो इस समय जो है छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था ये हम देखेंगे। अच्छा, महाजनपद काल में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि टोटल इस काल में छत्तीसगढ़ में 16 बड़े बड़े राज्य थे जिनको जो है महाजनपद कहा जाता था, ठीक। इन्हीं में से एक जनपद था चेदी जनपद, चेदी महाजनपद, ठीक, चेदी महाजनपद, ठीक। तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत ही हमारा छत्तीसगढ़ भी आता था, ठीक। एक विद्वान है राय बहादुर हीरालाल, राय बहादुर हीरालाल, इन्होंने ही इस मत को प्रतिपादित किया है। इन्हीं का ये बोलना चाहिए कॉन्सेप्ट है राय बहादुर हीरालाल जी का, कि छत्तीसगढ़ जो है महाजनपद काल में चेदी महाजनपद का अंग था, इसी कारण इसे चेदिसगढ़ कहा गया, चेदिसगढ़ है, ठीक। तो राय बहादुर हीरालाल क्या कहते हैं कि यह जो क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद का अंग था महाजनपद काल में, और इसी कारण इसको क्या बोला गया, चेदिसगढ़, चेदिसगढ़। अब कालांतर में ये जो चेदिसगढ़ है, राय बहादुर हीरालाल के अनुसार कि कालांतर में ये जो चेदिसगढ़ है ये बिगड़ करके छत्तीसगढ़ हो गया, और इस प्रकार से हमारे क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ये किनके अनुसार है? राय बहादुर हीरालाल जी के अनुसार। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को कि महाजनपद काल में इसका क्या नाम रहा होगा, होगा शब्द लगाएंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग गुप्त काल। गुप्त काल की अगर मैं बात करूं तो गुप्तों ने हमारे भारत में काफी समय तक शासन किया ना, लगभग देखा जाए तो 200-300 साल तक गुप्त शासकों ने छत्तीसगढ़ में भारतवर्ष में रूल किया, ठीक। अब एक शासक हुए, एक गुप्त शासक हुए जिनका नाम था समुद्रगुप्त। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त भारत के महानतम शासकों में से एक थे जिन्होंने लगभग संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की थी, ठीक। उत्तर भारत को तो इन्होंने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा था, प्रत्यक्ष शासनाधिकार में रखा था, लेकिन जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत के अनेक राजाओं को, अनेक क्या बोलूं मैं, दक्षिण भारत के सभी राजाओं को इन्होंने पराजित किया और उनको उनका राज्य लौटा दिया, बोला कि मेरे अधीनस्थ शासन करो, ठीक। उन दक्षिण के राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ भी था, ठीक। तो समुद्रगुप्त ने अपनी जो भी विजय यात्राएं थी उनको एक प्रशस्ति, एक शिलालेख में लिखवाया, ठीक। पहले के जो राजा महाराजा होते थे, अब भाई पहले तो कागज होता नहीं था, कहां लिखवाएंगे, तो वो क्या करते थे, पत्थरों पर लिखवा देते थे कि ये फला फला राजा था, इसने इस समय में इस क्षेत्र को विजय प्राप्त किया, इस राजा को हराया, इस राजा के ये गुण है, इस टाइप से जो है शिलालेखों में लिखा जाता था, ठीक। तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी था जिसका नाम था हरिसेन, हरिसेन। तो समुद्रगुप्त की आज्ञा पर
हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं को एक प्रशस्ति या एक अभिलेख में उल्लेखित किया, जिसको कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की समुद्रगुप्त के आदेश के अनुसार, और इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय यात्राओं का वर्णन हमें मिलता है, ठीक, समुद्रगुप्त के विजय यात्राओं का। तो इसमें क्या मिलता है कि भाई समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को पराजित किया, उत्तर के इन राजाओं को, दक्षिण के इन राजाओं को, ठीक। तो इसी प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणा पथ का उल्लेख मिलता है। दक्षिणा पथ, दक्षिणा पथ किसे कहा जाता था? दक्षिण में जाने वाला मार्ग, दक्षिणा पथ, ठीक। अब ये जो दक्षिणा पथ है, ये जो दक्षिण में जाने वाला जो मार्ग था, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी पड़ता था। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ को दक्षिणा पथ भी कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक। तो इसी प्रयाग प्रशस्ति में बोला गया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ के लगभग 12 राजाओं को पराजित किया, और उसमें राजाओं के नाम और उनके राज्यों का नाम भी दिया हुआ है। तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 2 राजाओं का नाम मिलता है, एक तो कोसल, ठीक, एक तो कोसल का इसमें जिक्र मिलता है कि कोसल के राजा महेंद्र वर्मन कुछ नाम था मेरे ख्याल से, वो वाकाटक वंश का शासक था, ठीक, वाकाटक वंश के शासक थे। उनको जो है महेंद्र सेन, हाँ, कोसल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया, ये लिखा गया है। दूसरा चीज इसमें लिखा गया है महाकांतर। महाकांतर में इस समय नल वंश के शासक व्याघ्रराज का शासन था। तो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ के कोसल के राजा महेंद्र सेन और महाकांतर के राजा व्याघ्रसेन को पराजित किया और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया, ठीक। तो ये प्रयाग प्रशस्ति में लिखित साक्ष्य मिलता है, ठीक। ये चीज आज भी आप लोग देख सकते हो। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें पूरा पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, दक्षिण के काफी सारे राजाओं के नाम हैं, और उनमें जो है ये 2 राजाओं का नाम मिलता है, कोसल के महेंद्र सेन और महाकांतर के व्याघ्र राज का इसमें हमको उल्लेख मिलता है कि इन दोनों राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया और उनको उनका राज्य लौटा दिया, ठीक। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस अभिलेख में इस क्षेत्र को कोसल कहा गया है, ठीक। तो भाई प्रयाग प्रशस्ति, ठीक। उसके बाद ये जैसे ग्रंथ जैसे पूछेगा कि भाई किस ग्रंथ में, किस प्राचीन ग्रंथ में, किस प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा गया है, तो वहां लगा सकते हो अष्टाध्यायी रामायण भी इसमें आ सकता है, ठीक। तो ऐसे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा कि भाई किस अभिलेख में ऐसा उल्लेख मिला है, किस ग्रंथ में ऐसा उल्लेख मिला है, ठीक। तो प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल, बस्तर को महाकांतर, ठीक। अब आते हैं हम लोग कलचुरी काल। कलचुरी काल, तो कलचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। कलचुरियों ने लगभग काफी लंबा है, इनका पूरा डिटेल इतिहास हम लोग पढ़ेंगे कलचुरियों का। तो कलचुरी काल, अब अगर हम कलचुरी काल की बात करें तो कलचुरी काल में इस क्षेत्र को सिंपल या फिर साधारणतः दक्षिण कोसल कहा जाता था, ठीक। दक्षिण कोसल, इस समय के काफी सारे जो राजा महाराजा थे उनका अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जिसमें दक्षिण कोसल नाम का उल्लेख मिलता है। कुछ जगहों पर कोसल भी देखने को मिलता है कलचुरियों का, ठीक। तो कलचुरी काल में दक्षिण कोसल कहा जाता था। इसके बाद हम लोग आते हैं मुगल काल, मध्यकाल में, ठीक। जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन कर रहे थे तो उस समय भारत में मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो चुका था, मुस्लिम सत्ता स्थापित होना शुरू हो गई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, फिर मुगलों का आगमन होता है। तो दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, इस काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखना कि जो कलचुरी थे हमारे छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों से उन्होंने शासन किया है। सबसे पहले रतनपुर से, आगे चल करके रायपुर से। तो इनकी 2 शाखाएं रही है हमारे छत्तीसगढ़ में। जो रतनपुर शाखा है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। तो जो मुगल हैं और दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं उन्होंने इस क्षेत्र को रतनपुर क्षेत्र कहा, ठीक, ध्यान रखेंगे, रतनपुर क्षेत्र। उसके बाद अगर हम मराठों की बात करें तो मराठों ने भी इस क्षेत्र को रतनपुर ही कहा है। इसके बाद हम लोग ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिटिश काल में।
कि ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को वैसे तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ भी कहा गया ब्रिटिश काल में, ठीक। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ भी बोला गया, ये भी ध्यान रखोगे कि ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया। इसके अलावा एक और नाम बोला गया, महाकोशल, महाकोशल, ठीक। महाकोशल एक इतिहासकार हुए, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने भारत का इतिहास लिखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बुक का नाम लिख सकते हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये पूरे भारत का इन्होंने सर्वे किया और एक पुस्तक लिखा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उस पुस्तक में इस क्षेत्र को इन्होंने क्या लिखा, महाकोशल, ठीक, महाकोशल। इसके अलावा ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा, ठीक। शासकीय जो कागज होते थे उसमें जो है छत्तीसगढ़ लिखा जाता था। तो ब्रिटिश काल में दो नाम, एक तो महाकोशल और एक छत्तीसगढ़। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो महाकोशल शब्द है ये किसी भी प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ या फिर किसी प्राचीन अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ सकता है कि महाकोशल शब्द का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, किस प्रशस्ति में मिलता है, तो वो कहीं नहीं मिलता है। ध्यान रखना, ये कनिंघम ने कोशल शब्द के आगे जो है महाशब्द लगा दिया, ठीक, छत्तीसगढ़ वासियों को खुश करने के लिए, ठीक। तो महाकोशल जो है ब्रिटिश काल में बोला जाता था और छत्तीसगढ़ भी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये छत्तीसगढ़ के विभिन्न कालों में क्या नाम थे, तो उसका ये एक वर्णन हम लोगों ने देखा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अलग अलग समय में छत्तीसगढ़ को किन नामों से संबोधित किया जाता था, बुलाया जाता था। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाम क्या है, तो देखो रामायण से पुराना कोई चीज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो रामायण में दक्षिण कोशल कहा गया है, तो भाई वही सबसे पुराना नाम होगा ना। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखोगे कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या थी। तो भाई अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यहाँ की भाषा क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी। बिहार की भाषा को क्या बोला जाता है, बिहारी। बंगाल की भाषा को बांग्ला, ठीक। ऐसे ही दक्षिण कोशल या कोशल की जो भाषा थी, प्राचीन भाषा, वो थी कोसली, ठीक। कोशल, कोशल में ई की मात्रा लगा दो, कोसली, ठीक। तो कोसली यहां की प्राचीन भाषा थी, काफी बार पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, अगले टॉपिक पर, छत्तीसगढ़ का नामकरण, कि भाई छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ। यहां हम लोगों ने विभिन्न चीजें देखी, दक्षिण कोशल देखा, बस्तर के लिए दंडकारण्य देखा, बस्तर का भी अलग से हम लोग देखेंगे कि बस्तर नाम क्यों पड़ा, ठीक। दक्षिण कोशल कहा गया इसको, कोशल कहा गया, छत्तीसगढ़ कहा गया, महाकोशल कहा गया। तो भाई छत्तीसगढ़ शब्द मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा, ये जरा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि यहां से भी अक्सर जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मतलब कैसे इसका छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, इसको देखने के पश्चात हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब से कहां से होता आया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग जो है नोट्स बनाते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। धीरे से जो है मेरे चैनल पर क्वेश्चंस भी आएंगे, पुराने क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, पीएससी के हो या व्यापम के हो, उसके आधार पर तैयार किया गया है। और बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी है या फिर पुराने क्वेश्चन पेपर्स से मिलते जुलते क्वेश्चंस भी है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस टाइप से। तो ऐसे तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चंस तैयार किया है। तो काफ़ी आपको मटेरियल मिलेगा, आप उसको देख सकते हो। देखते हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण कि भाई छत्तीसगढ़ नाम कैसे पढ़ा, ठीक। कुछ दूसरा क्यों नहीं रखा गया, कोशल क्यों नहीं रखा गया, दक्षिण कोशल क्यों नहीं रखा गया, महाकोशल क्यों नहीं रखा गया, छत्तीसगढ़ ही क्यों रखा गया। सबसे फर्स्ट अभी मैंने जिक्र किया था छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़। मैंने बताया कि राय बहादुर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ जो है महाजनपद काल में चेदी महाजनपद का अंग था
इसी कारण इसको बोला गया चेदीसगढ़। अब चेदीसगढ़ बोलते बोलते, क्योंकि भाई महाजनपद काल काफी पहले था ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग वो 2500 साल पहले की बात है। तो अब उतने समय में जो चेदीसगढ़ है, वो चेदीसगढ़ बोलते बोलते जो है लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, छत्तीसगढ़। ऐसा कौन कहते हैं, राय बहादुर हीरालाल जी। तो छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे जो पहली जो स्टोरी है वो क्या है, चेदीसगढ़। चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है, राय बहादुर हीरालाल। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किसने इस क्षेत्र को का प्राचीन नाम चेदीसगढ़ बताया, या फिर छत्तीसगढ़ चेदीसगढ़ से बना है, तो राय बहादुर हीरालाल, ऐसे ध्यान में रखेंगे। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, 36 मतलब 36, ठीक, 36, छत्तीसगढ़, घर, हाउस, होम, ठीक, छत्तीसगढ़। एक इतिहासकार थे, अच्छा अभी जो मैंने नाम बताया ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, मैं पुस्तक का नाम दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। अलेक्जेंडर कनिंघम, पुस्तक का नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इसने छत्तीसगढ़ को महाकौशल कहा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का एक सहयोगी था वेगलर, वेगलर, ठीक। तो वेगलर ने अपना रिसर्च वगैरह किया और उसके आधार पर इसने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि बिहार में एक राजा था जिसका नाम था जरासंघ। ये महाभारत से संबंधित है जरासंघ। इस जरासंघ का वध किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने, ठीक। तो जरासंघ जो है बिहार का राजा था और ये जो है अत्याचारी था, अपने जनता के ऊपर, प्रजा के ऊपर अत्याचार किया करता था। तो इसके अत्याचारों से परेशान होकर के बिहार क्षेत्र के 36 चर्मकार परिवार, 36 चर्मकार परिवार, चर्मकार किसको बोला जाता है, जो चमड़े का काम करता है, ठीक। तो बिहार प्रांत से जरासंघ के अत्याचारों से परेशान होकर के 36 चमड़े का काम करने वाले चर्मकार परिवार जो है वहां से विस्थापित हो जाते हैं, पलायन कर देते हैं। आज भी बिहार के लोग पलायन करते हैं ना, अपना घर बार छोड़ करके इधर उधर नौकरी के लिए, काम के लिए जाते हैं। तो वैसे ही ये लोग जो है वहां के राजा से परेशान हो गए कि भाई ये तो बड़ा मारपीट करता है, काम धंधा करने नहीं देता है। तो वहां से ये लोग जो है दक्षिण की ओर आ गए, दक्षिण की ओर अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में आ गए और छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों में जाकर के बस गए। भाई चमड़े का काम करते थे, सब एक जगह बैठ जाते, चमड़े का काम करते, तो कहां से इनका काम चलता, ठीक। तो अलग अलग जगहों पर जाकर के बैठ गए, काम करना शुरू कर दिया। और कालांतर में, वेगलर के अनुसार है, ठीक, मेरे अनुसार नहीं है, कालांतर में ये जो 36 चर्मकार परिवार हैं अलग अलग स्थानों पर बैठ गए। तो इन्हीं के जो वंशज हैं वो आगे बढ़ते गए, ठीक, जनसंख्या बढ़ता गया ना, वंश वृद्धि होता गया। तो इन्हीं 36 चर्मकार परिवारों के आधार पर इसको जो है छत्तीसगढ़ बोला गया, ठीक, वेगलर महोदय के अनुसार छत्तीसगढ़ बोला गया। और ये कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ जो है कालांतर में बिगड़ गया, मतलब कोई भी चीज बिगड़ जाता है ना शब्द, तो छत्तीसगढ़ का हो गया छत्तीसगढ़। ये किनके अनुसार, वेगलर के अनुसार, ठीक। अब आते हैं अगला सिद्धांत जो बहुत ज्यादा फेमस है और इसी को प्रमाणिक माना जाता है। छत्तीसगढ़ एक कलचुरी शासक हुए कल्याण साय। इन्होंने जो है राजस्व की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की थी, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली। और कल्याण साय ने अपने संपूर्ण क्षेत्र को राजस्व के जमाबंदी प्रणाली के आधार पर 36 भागों में बांट दिया। मतलब राजस्व कलेक्ट करना है ना, जैसे कि अभी तहसील होता है, तहसील में तहसीलदार होता है, अलग अलग राजस्व क्षेत्र होते हैं ना, वैसे ही टाइप से राजस्व कलेक्ट करने के लिए इसने क्या किया, जमाबंदी व्यवस्था को लागू किया, जिसके आधार पर इसने अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को 36 भागों में बांट दिया, ठीक। आगे चल करके एक इतिहासकार हुआ, अंग्रेज इतिहासकार चिस्म। इसने क्या किया, कल्याण साय के इसी जमाबंदी व्यवस्था के आधार पर 36 गढ़ों को चिन्हांकित किया।
जो राजस्व की जो जमाबंदी व्यवस्था थी उसमें अलग अलग स्थानों का नाम लिखा हुआ था कि ये एक राजस्व क्षेत्र होगा, ये एक राजस्व क्षेत्र होगा, ये एक राजस्व क्षेत्र होगा। तो वहां पर ऑफिसेस भी खोले गए होंगे, सेना को भी रखा जाता रहा होगा, तो छोटा किला वगैरह बनवाया गया रहा होगा और वास्तव में कुछ किले वगैरह मिले भी हैं। ठीक, तो इतिहासकार चिस्म ने कल्याण साय के इसी जमाबंदी व्यवस्था के आधार पर छत्तीसगढ़, मतलब गढ़ मतलब किला, 36 किलों का पहचान किया और इसने बताया कि कल्याण साय के समय में छत्तीसगढ़ जो है 36 किलो में बटा हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ में 36 किले थे और ये 36 किले जो है शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18, और इतिहासकार चिस्म बोलते हैं कि इन्हीं 36 किलो के आधार पर इस क्षेत्र को जो है छत्तीसगढ़ कहा गया। और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा, तो इसी सिद्धांत को माना जाता है, मान्य किया जाता है। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा। हालांकि इनको भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये भी बोलते हैं ना। ठीक, तो अलग अलग तरीके से निकलता है, कई सारी कहानियां, भाई जितना मुंह उतनी बातें। ठीक, जितना खोपड़ी उतनी सारी आइडियाज या थॉट्स, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार का थॉट प्रतिपादित किया, सिद्धांत प्रतिपादित किया। आप लोग भी कल इतिहासकार बन जाओगे, कुछ खोज करोगे, नहीं भैया छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे नाम से बना है, ऐसे बोल सकते हो ना। ठीक, तो चिस्म को ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ 36 किला। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ को या हमारे प्रांत को उसका नाम मिला छत्तीसगढ़। और प्राचीन समय में क्या क्या नाम थे वो भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ शब्द या वर्तमान समय में हमारे प्रांत को छत्तीसगढ़ कहा जाता है, तो भाई इसका कोई लिखित साक्ष्य भी कहीं मिलता है, कहीं पर इसको लिखा गया हो इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ मिलता है क्या, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक, कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहां कहां हुआ है, या फिर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, यही आप टॉपिक लिख सकते हो। तो ये तीसरा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक क्या था हम लोग का, कि छत्तीसगढ़ विभिन्न कालों में किन नामों से जाना जाता था, या फिर विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ के नाम। तो उसमें हम लोगों ने देखा दक्षिण कोसल, कोसल, इस टाइप से। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या था, छत्तीसगढ़ का नामकरण। अब तीसरा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। तो छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रथम प्रयोग है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो हमको देखने को मिलता है 1487 के एक प्रशस्ति में। इसके अलावा एक और स्रोत मिलता है 1494 के स्रोत में। ठीक, छत्तीसगढ़ शब्द का लिखित साक्ष्य हमको मिलता है। छत्तीसगढ़ एक राज्य हुआ करता था, खैरागढ़, जो कि आज एक जिला बन गया है। खैरागढ़ में संगीत महाविद्यालय है, ये किसी जमाने में रियासत था, आज के समय में जिला बन गया ना, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई करके। ठीक, तो खैरागढ़ में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था लक्ष्मी, ऐसे लिखेंगे क्या, मैं गलत लिखा हूं, लक्ष्मी, बड़ाई की मात्रा आएगा ना, लक्ष्मी निधि राय। ये कौन थे, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय। अब देखिए पहले जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा अपने दरबार में दरबारी कवि रखा करते थे, कवियों को आश्रय दिया करते थे और उनको पैसा वैसा भी देते थे, उनके रहने खाने की पूरा व्यवस्था करते थे, बोलते थे भैया हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखो। ठीक, तो राजा लक्ष्मी निधि राय का एक दरबारी कवि था जिनका नाम मिलता है दलराम राव, अथवा इनको जो है कई स्थानों पर दलपत भी लिख दिया जाता है। तो दोनों नाम ध्यान में रखोगे, दलराम या दलपत राव। सरनेम क्या था, राव, इनका सरनेम क्या था, राय। दलपत राव अथवा दलराम राव। तो दलपत राव अथवा दलराम राव, इनका एक प्रशस्ति 1487 का मिलता है, जिसमें अपने राजा के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है राजा के आदेश पर। उसमें एक कविता मिला है, काव्य मिला है कि हे लक्ष्मी निधि सुनो चित दे। मुझे कविता थोड़ा याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ में शायद नोट कर लेना चाहिए था। हे लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, ऐसे कुछ लिखा गया। हे लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, मतलब कि राजा लक्ष्मी निधि राय आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद अगला लाइन उन्होंने लिखा है कि गढ़ 36 में न गढ़ैया रही, न लड़ैया रही, न मर्दानी के फेर रही। तो उन्होंने बेसिकली ये लिखा है कि लक्ष्मी निधि राय आप ध्यान से सुनिए कि इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आपके जैसा कोई लड़ने वाला राजा नहीं है, इस टाइप से उन्होंने लिखा है। तो छत्तीसगढ़ को क्या लिखा है उन्होंने, गढ़ 36 है। ठीक,
तो पहला साहित्यिक प्रमाण हमको कहां मिलता है? 1494 के दलराम राव के इस प्रशस्ति में। ठीक, तो इसमें छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया, तो 1487 या 1494, जो भी ऑप्शन में होगा वो आप लगा सकते हो। किनके द्वारा? तो दलराम राव अथवा दलपत राव। और एक कहां के दरबारी कवि थे? तो खैरागढ़ के दरबारी कवि थे। लक्ष्मीनिधि राय इनके पालनहार थे। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो हमको प्रमाण मिलता है वो है एक कवि हुए, कवि गोपाल मिश्र। कवि गोपाल मिश्र, ये जो है रतनपुर के राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। रतनपुर में एक राजा हुए राज सिंह, आगे इतिहास में पढ़ेंगे, उनके दरबारी कवि हुए। उनके राज्याश्रय में, उनके क्या बोलना चाहिए, शरण में ये रहा करते थे कवि गोपाल मिश्र। तो कवि गोपाल मिश्र ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था खूब तमाशा। बड़ा इंटरेस्टिंग बुक है, इतिहास पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा इस बुक के बारे में। अगर कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खूब तमाशा कब लिखा था भाई? खूब तमाशा तो 1689 में इस पुस्तक को लिखा गया था, 1689 में। और गोपाल मिश्र जी ने इस खूब तमाशा में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा था। ठीक, थे वो रतनपुर के शासक, और जो मुगल थे, दिल्ली सल्तनत के शासक थे, वो सब जो है इस क्षेत्र को रतनपुर के नाम से ही जानते थे। लेकिन इन्होंने क्या लिखा? इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये एक प्रमाण मिलता है छत्तीसगढ़ को कि भाई मोटा माटी हम ये बोल सकते हैं कि खैरागढ़ जो लक्ष्मीनिधि राय थे उस समय 1487 1494 के आसपास इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहना शुरू किया गया होगा, बोला जाना शुरू हो गया होगा ना छत्तीसगढ़। उस बाद तब तो फिर इसने 1689 में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा। उस समय तक तो छत्तीसगढ़ नाम काफी फेमस हो गया रहा होगा। ठीक, दक्षिण कोशल, रतनपुर, उसको भूल रहे थे होंगे लोग। रतनपुर, खाली रतनपुर को ही बोला जा रहा था होगा। ठीक है ना, इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा होगा। अब आगे देखते हैं, ब्लंट, ये एक अंग्रेज यात्री था ब्लंट। ब्लंट जो है 1795 में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया। अंग्रेज क्या करते थे? अपने जो यात्री थे, ट्रेवलर्स थे, उनको पहले भेजते थे, जाओ भैया उस क्षेत्र में घूमो फिरो, देखो क्या चीज है, कितना फायदा होगा हमको। उसके बाद फिर खुद लोग एंट्री करते थे। ठीक, सेना वना लेकर के व्यापार करने के लिए। ठीक, तो 1795 में ब्लंट जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आता है और ये लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में घूमता है। बस्तर भी जाना चाहता था लेकिन वहां के आदिवासियों ने इसको घुसने ही नहीं दिया, भगा दिया। ठीक, तो ब्लंट ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, क्योंकि भाई ये छत्तीसगढ़ आया, घुमा फिरा, अब इसको रिपोर्ट देना था। तो बिलासपुर गजेटियर में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, बिलासपुर गजेटियर नाम से। ठीक, बिलासपुर गजेटियर। इस बिलासपुर गजेटियर में ब्लंट ने क्या किया? इस क्षेत्र का नाम लिखा छत्तीसगढ़। मतलब उसने लिखा होगा मैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आया, घूमने उमने के लिए, मस्त लगा, यहां पर फर्रा वर्रा खाया, चिला विला खाया, ऐसा उसने लिखा होगा। और बस्तर क्षेत्र में गया तो वहां के आदिवासियों ने भगा दिया, ऐसा इसने लिखा होगा ना। छत्तीसगढ़ ऐसा ऐसा है, यहां पर ये चीजें हमको फायदा हो सकता है। ठीक, तो बिलासपुर गजेटियर में इसने क्या लिखा? छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ लिखा। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना कि ये दोनों तो हो गए साहित्यिक प्रमाण। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नाम से लिखा गया। ठीक, उसके बाद ये जो था बिलासपुर गजेटियर, ये शासकीय रूप में लिखा गया था, क्योंकि इसने जो अपनी रिपोर्ट है ना, ये उस समय की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको प्रस्तुत की थी शासकीय रूप से। ठीक, प्रशासनिक तौर पे। तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? 1795, ब्लंट, बिलासपुर गजेटियर। ठीक, सोर्स। अब अगला देखते हैं, चौथा, बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम। ठीक, इन्हें छत्तीसगढ़ का आधुनिक साहित्यकार बोला जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के आधुनिक साहित्यकार, प्रथम आधुनिक साहित्यकार कौन थे? तो बाबू रेवाराम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, विक्रम विलास। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? तो लगभग 1898
98 के आसपास यह पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक में भी इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया। ठीक, 1896 में इसको लिखा गया था, 98 नहीं, 1896 के आसपास में इसको लिखा गया था। और इस पुस्तक में भी इस क्षेत्र को क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़। तो ये कुछ स्रोत मिलते हैं जिसमें इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम से उल्लेखित किया गया। इसके बाद तो भाई जितने भी साहित्यकार हुए, जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे, उसमें जो है इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ ही कहा जाने लगा। ठीक, और अंग्रेज जब आए ना, तो उन्होंने भी इस क्षेत्र को शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ ही कहना शुरू किया। बस हमको प्रमाण के तौर पर इन 4 चीजों को देखना है कि भाई छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख कहां कहां हमको मिलता है। इसके बाद के तो बहुत सारे स्रोत हैं, तो उनको क्या ही लिखोगे, है कि नहीं? सब तो छत्तीसगढ़ ही बोलने लगे ना। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया जाए, ये बोला गया। ठीक, तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखोगे। अब देखते हैं कुछ अन्य चीजें, जैसे कि कोसल का उल्लेख जो है हमको बहुत सारे स्रोतों से मिलता है। उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। कोसल शब्द का उल्लेख, एक तो पहला उल्लेख हो गया अपना प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में कोसल शब्द का उल्लेख किया गया है ना, कि कोसल के राजा महेंद्र सेन या महेंद्र वर्मन को समुद्रगुप्त ने पराजित किया और उसे उसका राज्य लौटा दिया। इस टाइप से उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कोसल शब्द का उल्लेख हमको और भी स्रोतों से प्राप्त होता है, मतलब साहित्यिक स्रोतों से भी, और अपना जो प्रशस्ति वगैरह, अभिलेख वगैरह, उसमें भी हमको मिलता है। सबसे पहला तो लिखोगे रघुवंशम। रघुवंशम क्या है भाई? रघुवंशम, तो रघुवंशम जो है महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। रघुवंशम किसने लिखा है? महाकवि कालिदास जी ने। महाकवि कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक, रघुवंशम में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो पूरा का पूरा जो वंशावली है ना, उसको डिटेल से बताया गया है। राम जी के बारे में भी काफी कुछ इसमें लिखा गया है। तो इस रघुवंशम में महाकवि कालिदास जी ने इस क्षेत्र को कोसल नाम से उल्लेखित किया है। ठीक, कोसल बोला है छत्तीसगढ़ को, तो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ठीक, तो रघुवंशम में इस क्षेत्र को कोसल कहा गया है। इसके बाद जो अगला जो सोर्स मिलता है जिसमें कोसल शब्द का उल्लेख मिलता है, तो मैं यहां लिख देता हूं कोसल। ठीक, कि कोसल कहां कहां बोला गया है, तो कोसल नाम काफी फेमस था। ठीक, तो रघुवंशम में कोसल बोला गया है। इसके बाद एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति, जिस तरह से प्रयाग प्रशस्ति है वैसे ही एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति एक चालुक्य राजा हुए पुलकेशिन द्वितीय, उनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने अपने राजा के आदेश पर एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, और इस एहोल प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का वर्णन मिलता है कोसल के नाम से। कलिंग क्षेत्र का वर्णन मिलता है कि भाई इस तरफ कोसल है, उसके उस पार कलिंग का क्षेत्र है, इस टाइप से। और उस समय कोसल क्षेत्र में पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन शासन कर रहे थे। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, एहोल प्रशस्ति में भी इस क्षेत्र का उल्लेख कोसल के रूप में किया गया है। एहोल प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, इसके बाद अगला जो उल्लेख हमको मिलता है बालाघाट ताम्रपत्र। बालाघाट ताम्रपत्र, बालाघाट कहां पर है? तो एमपी में है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। बालाघाट ताम्रपत्र, देखो जो प्रशस्ति है वो पत्थर पे लिखा जाता है, और जो ताम्रपत्र है ना, तांबा जो धातु होता है उसका जो सीट होता है, जैसे कि आज के समय में भी जो एल्यूमिनियम सीट होता है ना, या टीन का जो सीट होता है चादर, तो उसी टाइप से तांबा का सीट होता था, उसमें ये लोग लिखा करते थे, उसको बोलते हैं ताम्रपत्र। तो बालाघाट ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ये किस शासक का है भाई बालाघाट ताम्रपत्र? तो ये है वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन का। वाकाटक गुप्त जब शासन कर रहे थे भारत में, तो उसी समय मध्य भारत में वाकाटक वंश का बोलबाला था, उनकी तूती बोलती थी। ठीक, बाद में गुप्त शासकों ने वाकाटक शासकों से युद्ध किया काफी बार, लेकिन उनको उतना पराजित नहीं कर पाए, तो वे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे ना, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश से करवा दिया था, दोस्ती कर ली थी, भाई हरा नहीं पा रहे, दोस्त बना लेते। ठीक, तो ये जो वाकाटक थे, इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को भी अपने कंट्रोल में रखा था। तो ये जो बालाघाट ताम्रपत्र है, जो कि राजा पृथ्वीसेन द्वारा जारी करवाया गया था, तो इसमें उल्लेखित है कि मैकल
कोसल और कलिंग के नरेश वाकाटक नरेशों की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस टाइप से लिखा गया है। ठीक, कलिंग नहीं, मैकल, कोसल और मालवा। मैकल, कोसल और मालवा के शासक वाकाटक नरेशों की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस टाइप से जो है बालाघाट ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है। तो यहां पर इस क्षेत्र को क्या बोला गया है? कोसल बोला गया है। ठीक, तो ये हो गया बालाघाट ताम्रपत्र। इसके बाद अगला होगा अडभार ताम्रपत्र। अडभार ताम्रपत्र लेख। अडभार ताम्रपत्र लेख ये पांडु वंश का है। अडभार ताम्रपत्र लेख ये किनका है भाई? तो ये पांडु वंश है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो पांडु थे ना, महाशिवगुप्त, बालार्जुन वाले पांडु, उन्हीं का ये वंश था। तो इसमें भी इस क्षेत्र को कोसल कहा गया है। ये वाकाटक मैं लिख देता हूं यहां पर, वाकाटक पृथ्वीसेन। ठीक, तो अडभार ताम्रपत्र लेख पांडु वंश के शासकों द्वारा जारी करवाया गया था। इसमें भी इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? कोसल कहा गया है। इसके बाद अगला है दशावतार मंदिर लेख। दशावतार मंदिर लेख ये राष्ट्रकूट शासकों का है। दशावतार मंदिर लेख, दशावतार मंदिर लेख, इसमें भी जो है इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? कोसल कहा गया है। कोसल, राष्ट्रकूट। तो ये कुछ सोर्स हैं, कुछ स्रोत हैं जिनमें इस क्षेत्र के लिए कोसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो कोसल, इन सभी स्रोतों में हमको कोसल नाम का उल्लेख मिलता है। एक ऐड कर दोगे इसमें, प्रयाग प्रशस्ति, ये भी है ना इसमें, प्रयाग प्रशस्ति में तो स्पेशली मिलता है ना, और ये सबसे ज्यादा प्रमाणित भी है। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति। तो इन 6 स्रोतों में हमको जो है इस क्षेत्र के लिए कोसल शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, इसके बाद एक मजेदार चीज बताता हूं। एक चीनी यात्री आया हुआ था जिसका नाम था वेनसोंग, हेवेनसोंग। ठीक, ये चीनी यात्री था, चीन से आया हुआ था। लगभग 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में, जिस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था, हमारे छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था। उसके बाद दक्षिण भारत की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय, ये जो एहुल प्रशस्ति वाला है, इसका शासन था। तो इसी समय वेनसोंग आता है घूमते घामते, कहां से? चीन से। ठीक, चीन से आता है ये घूमने, और ये लगभग पूरे भारत का भ्रमण करता है। ठीक, छत्तीसगढ़ भी आता है, महाशिवगुप्त बालार्जुन से मिलता है, हाय हेलो करता है। ठीक, अब जो है वेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी। सी यू की इनके यात्रा वृत्तांत का नाम था। इनके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम मिलता है? सी यू की, मतलब चाइनीज में कुछ ऐसे लिखते होंगे, सी यू की। तो अपने इस यात्रा वृत्तांत में इन्होंने इस क्षेत्र का नाम लिखा है। ठीक, इस क्षेत्र का नाम लिखा है। अब चाइनीज आदमी, छोटे छोटे आंख वाले आदमी चीं चौं पिं चौं बोलते हैं ना, तो कोसल, उस समय इस क्षेत्र को कोसल के नाम से जाना जाता था ना। गुप्त काल में भी कोसल बोला जाता था, और उसके बाद का ये जो समय है, ये सारा वाकाटक हो गया, पांडु हो गया, राष्ट्रकूट, तो कोसल ही नाम चलता था। बाद में कलचुरियों ने दक्षिण कोसल कर दिया। ठीक, तो कोसल नाम से उस समय जाना जाता था। अब ये चाइनीज आदमी वेनसोंग कोसल नहीं बोल पाया, क्या बोला? किया सलो। किया सलो कहां गया था भैया? किया सलो गया था। ठीक, कोसल नहीं बोल पाया, किया सलो। ठीक, तो किया सलो लिखा है इसने। तो पूछ सकता है ना भाई, किसने इस क्षेत्र को किया सलो लिखा है? तो वेनसोंग, जो कि बेसिकली कोसल से मिलता जुलता है। तो इतिहासकार वही बोलते हैं कि भैया ये कोसल नहीं बोल पाया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और जिस समय ये आया था उस समय इस क्षेत्र को कोसल ही कहा जाता था। ठीक, अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं प्यारेलाल गुप्त। प्यारेलाल गुप्त, इनका कहना है कि, मैं नाम लिख देता हूं प्यारेलाल गुप्त जी का, प्यारेलाल गुप्त। ठीक, छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा है ना प्यारेलाल गुप्त जी ने। ठीक, तो प्यारेलाल गुप्त जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ जो है, चारों युगों में छत्तीसगढ़ का अस्तित्व था। कौन बोलते हैं? प्यारेलाल गुप्त। छत्तीसगढ़ का इतिहास नामक पुस्तक लिखा है। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ चारों युगों में इसका अस्तित्व था, और चारों युगों में छत्तीसगढ़ की क्या राजधानियां थी, कौन राजधानी थी, उसका भी इन्होंने नाम लिखा है। ठीक, तो उस नाम को हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो सबसे पहले आएगा सतयुग। सबसे पहले सतयुग।
सतयुग में इनके अनुसार इस क्षेत्र का जो नाम मिलता है वो मिलता है मणिपुर। दूसरा, त्रेता युग, रामायण काल, त्रेता युग, तो इसमें इन्होंने बताया है मणिकपुर, इस क्षेत्र को मणिकपुर बोला जाता था। तीसरा है द्वापर युग, महाभारत काल, तो इसमें इन्होंने बताया है हीरापुर। ठीक। चौथा है वर्तमान कलयुग, हम लोगों का युग, राक्षसों का युग। ठीक। तो इस काल में इन्होंने बोला है, इसको क्या बोला है भाई, बताओ कमेंट करके, रतनपुर। ठीक, रतनपुर। तो ये प्यारेलाल गुप्त जी के अनुसार छत्तीसगढ़ चारों युगों में अस्तित्व में रहा, इसका अस्तित्व चारों युगों में रहा, और इसकी राजधानियों का इन्होंने जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ को सतयुग में इसके राजधानी को मणिपुर, त्रेता युग में मणिकपुर, द्वापर में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर। अब यहां पर इन्होंने स्थान भी बताया है कि वर्तमान जो रतनपुर है वही चारों युगों की राजधानी थी, बस नाम अलग अलग था। ठीक। तो यहां पर हम लोग प्यारेलाल गुप्त जी के आधार पर यह भी बता सकते हैं ना कि रतनपुर का प्राचीन नाम क्या था। तो मणिपुर, मणिकपुर, हीरापुर, ये रतनपुर का जो है पुराने नाम थे। तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखोगे छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में, और छत्तीसगढ़ किन किन कालों में जाना जाता था। मुकुटधर पांडेय, पांडे बंधु जानते हो ना, मुकुटधर पांडेय, तो मुकुटधर पांडेय जी ने छत्तीसगढ़ को मानव जाति के क्या बोलना चाहिए, उदय का स्थल बताया है। छत्तीसगढ़ को मानव की जन्म स्थली कहा है। मुकुटधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ को मानव की जन्म स्थली कहा। यह चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, छत्तीसगढ़ विभिन्न कालों में किन नामों से जाना जाता था। ठीक। साथ में हम लोगों ने बस्तर को भी पकड़ लिया। दूसरा हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तीसरा हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किन किन स्रोतों में किया गया था, कब कब किया गया था। उसके बाद कौशल का उल्लेख हमको कहां कहां मिलता है वो चीज मैंने आपको बताई, और ये प्यारेलाल गुप्त जी ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न राजधानियों का जिक्र किया था, विभिन्न कालों की राजधानियों का जिक्र किया था। तो ये तमाम चीजें आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे। सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, कोई भी एग्जाम हो जहां छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कहीं भी कुछ भी डाउट हो या मेरे द्वारा कोई दी गई जानकारी ऐसा लगता है कि नहीं भाई थोड़ा सा आपने सर गलत बताया या फिर कहीं पर आपने कुछ मिस्टेक किया, तो जरूर उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।